नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे उर्दू कथा साहित्य की जानी मानी लेखिका इस्मत चुगताई की कहानी जड़ें। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सबके चेहरे फक थे। घर में खाना भी नहीं पका था। आज छठा दिन था। बच्चे स्कूल छोड़ घरों में बैठे अपनी और सारे घर वालों की जिंदगी मुसीबत किए दे रहे थे। वही मार कुटाई, धौल धप्पा, उधम और कलाबाजियाँ, जैसे 15 अगस्त आया ही न हो। कमबख्तों को यह भी ख्याल नहीं कि अंग्रेज चले गए और चलते चलते ऐसा गहरा घाव मार गए जो बरसों रिसेगा। हिंदुस्तान पर शल्य क्रिया कुछ ऐसे लुंजे हाथों और कुंद नस्तर से हुई है कि हजारों रगें कट गई हैं, खून की नदियां बह रही हैं। किसी में इतनी ताकत नहीं कि टाका लगा सके। कोई और मामूली दिन होता तो कमबख्तों से कहा जाता कि बाहर काला मुंह करके गदर मचाओ, लेकिन चंद रोज से शहर का वातावरण इतना खराब था कि शहर के सारे मुसलमान एक तरह से नज़रबंद थे। घरों में ताले पड़े थे और बाहर पुलिस का पहरा था। अतः कलेजे के टुकड़े को सीने पर कोदू दलने के लिए छोड़ दिया गया था। वैसे सिविल लाइन में शांति ही थी, जैसी कि आमतौर पर रहती है। यह तो गंदगी वहीं ज़्यादा उछलती है जहाँ ये बच्चे होते हैं। जहाँ गरीबी होती है वहीं अज्ञान के घोड़ों पर तथाकथित धर्म के ढेर बजाते हैं, और यह ढेर कुरेदे जा चुके थे। ऊपर से पंजाब से आने वालों की दिन प्रतिदिन बढ़ती संख्या अल्पसंख्यकों के दिल में भय बिठा रही थी। गंदगी के ढेर तेजी से कुरेदे जा रहे थे और दुर्गंध रेंगती रेंगती साफ सुथरी सड़कों पर पहुंच चुकी थी। 2 जगह खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन भी हुए, लेकिन मारवाड़ की रियासतों के हिंदू मुसलमान की इस कदर मिलती जुलती सामाजिकता है कि उन्हें नाम, सूरत या लिबास से भी बाहर वाले मुश्किल से पहचान पाते हैं। बाहर वाले अल्पसंख्यक लोग जो आसानी से पहचाने जा सकते थे, वे तो 15 अगस्त की बू पाकर ही पाकिस्तान की हदों से खिसक गए थे। रहे रियासत के पुराने बाशिंदे, तो ना ही उनमें इतनी समझ और ना इतनी हैसियत थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कठिन समस्या उन्हें बैठकर कोई समझाता। जिन्हें समझाना था वे समझ चुके थे और वे सुरक्षित हो चुके थे। बाकी जो यह सुनकर गए थे कि 4 सेर का गेहूं और 4 आने की हाथ भर लंबी नान पाव मिलती है, वे लौट रहे थे, क्योंकि वहां जाकर उन्हें यह भी पता चला कि 4 सेर का गेहूं खरीदने के लिए 1 रुपए की भी ज़रूरत होती है और हाथ भर लंबी नान पाव के लिए पूरी चवन्नी देनी पड़ती है। और यह रुपया अठन्नियाँ ना ही किसी दुकान पर ही मिली, ना खेतों में उगी। उन्हें हासिल करना इतना ही मुश्किल है जितना जिंदा रहने के लिए दौड़ धूप। इसलिए जब खुल्लम खुल्ला इलाकों से अल्पसंख्यकों को निकालने की राय हुई तो बड़ी मुश्किल आन पड़ी। ठाकुरों ने साफ कह दिया कि साहब, प्रजा ऐसी गुथी मिली रहती है कि मुसलमानों को बीनकर निकालने के लिए बाकायदा स्टाफ की ज़रूरत है, जो कि बेकार का खर्चा है। वैसे आप अगर कोई टुकड़े ज़मीन के शरणार्थियों के लिए खरीदना चाहें तो वे खाली कराए जा सकते हैं। जानवर ही तो रहते हैं, जब कहिए जंगल खाली करा दिया जाए। अब बाकी रह गए चंद गिने चुने खानदान, जो या तो महाराजा के चेले चांटों में से थे और जिनके जाने का सवाल न था। वे जो जाने को तुले बैठे थे, बस उनके बिस्तर बंध रहे थे। हमारा खानदान भी इसी फहरिस्त में आता था। जब तक बड़े भाई अजमेर से ना आए थे, कुछ ऐसी जल्दी न थी, मगर उन्होंने तो आकर बौखला ही दिया। फिर भी किसी ने ज़्यादा महत्व न दिया। वैसे तो शायद किसी के कान पर जूं न रेंगती और बरसों सामान न बंध चुकता, पर अल्लाह भला करे छब्बा मियाँ का। वे पैंतरा न चलते तो बड़े भाई शायद ही जाने वाले थे। कह कह कर हार गए थे तो मियाँ छब्बा ने क्या किया कि एकदम स्कूल की दीवार पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने का फैसला कर लिया। रूपचंद जी के बच्चों ने उसका विरोध किया और फौरन बिगाड़कर अखंड हिंदुस्तान लिख दिया। नतीजा ये कि चल गया जूता और एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश की गई। बात बढ़ गई, यहाँ तक कि पुलिस बुलाई गई और जो चंद गिनती के मुसलमान बचे थे उन्हें लारी में भरकर घरों में भिजवा दिया गया। अब सुनिए कि ज्यों ही बच्चे घर में आए, हमेशा हैजा प्लेग के हवाले करने वाली माएँ
ममता से व्याकुल होकर दौड़ी और उन्हें कलेजे से लगा लिया। और कोई दिन होता तो रूपचंद जी के बच्चों से छब्बा लड़कर आता तो दुल्हन भाभी जूतियों से वो मरहम पट्टी करती कि तौबा, और उठाकर उन्हें रूपचंद जी के पास भेज दिया जाता कि पिलाएं उसे अरंडी का तेल और कोनीन मिक्सचर। क्योंकि रूपचंद हमारे खानदानी डॉक्टर ही नहीं, अब्बा के पुराने दोस्त थे। डॉक्टर साहब की दोस्ती अब्बा से, उनके बेटों की हमारे भाइयों से, बहुओं की हमारी भावजों से और नई पौध की नई पौध से आपस में दांत काटी रोटी थी। दोनों खानदानों की मौजूदा 3 पीढ़ियां एक दूसरे से ऐसी घुली मिली थी कि संदेह भी न था कि हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद इसमें फूट पड़ जाएगी। हालांकि दोनों खानदानों में मुस्लिम लीगी, कांग्रेसी और महासभाई मौजूद थे और धार्मिक तथा राजनीतिक बहसें भी जम कर होती, मगर ऐसे ही जैसे फुटबॉल क्रिकेट मैच होते हैं। इधर अब्बा कांग्रेसी थे, उधर डॉक्टर साहब, और बड़े भाई लीगी थे तो इधर ज्ञानचंद महासभाई, इधर मजले भाई कम्युनिस्ट थे तो उधर गुलाबचंद सोशलिस्ट, और फिर इसी हिसाब से मर्दों की बीवियां और बच्चे भी उसी पार्टी के थे। आमतौर पर जब मुचैया होता तो कांग्रेस का पलड़ा भारी पड़ता। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट भी गालियां खाते मगर कांग्रेस ही में घुस पड़ते। रह जाते महासभाई और लीगी, ये दोनों हमेशा साथ देते। यद्यपि वे एक दूसरे के दुश्मन होते, फिर भी दोनों मिलकर कांग्रेस पर हमला करते। लेकिन इधर कुछ साल से मुस्लिम लीग का जोर बढ़ता गया और उधर महासभा का। बड़े भाई के नेतृत्व में घर की सारी नई पौध सिवाय 2-1 निष्पक्ष प्रकार के कांग्रेसियों को छोड़कर नेशनल गार्ड की तरह डट गई। उधर ज्ञानचंद की सरदारी में सेवक संघ का छोटा सा दल डट गया, मगर दोस्ती और मोहब्बत में फर्क ना आया। अपने लल्लू की शादी तो मुन्नी ही से करूँगा, महासभाई ज्ञानचंद मुन्नी के लीगी बाप से कहते। सोने की पाजेब लाऊंगा, यार मुलम्मा की न ठोक देना। अर्थात बड़े भाई ज्ञानचंद की साहूकारी पर हमला करते और उधर नेशनल गार्ड दीवारों पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिख देते और सेवक संघ का दल उसे बिगाड़कर अखंड हिंदुस्तान लिख देता। यह उस वक्त की बात है जब मुस्लिम लीग का लेन देन एक हंसने हंसाने का सुगल था। अब्बा जी और रूपचंद जी यह सब कुछ सुनते और मुस्कुराते और सारे एशिया को एक बनाने के मंसूबे बांधने लगते। अम्मा और चाची राजनीति से दूर धनिये, हल्दी और बेटियों के जहेजों की बातें किया करती और बहुएं एक दूसरे के फैशन चुराने की ताक में लगी रहती। नमक मिर्च के साथ साथ डॉक्टर साहब के यहाँ से दवाएं भी मंगवाई जाती। रोज किसी को छींक आई और दौड़ा डॉक्टर साहब के पास, या जहाँ कोई बीमार हुआ और अम्मा ने दाल भरी रोटी या दही बड़े बनवाने शुरू किए और डॉक्टर साहब को कहलवा दिया कि खाना हो तो आ जाइए। अब डॉक्टर साहब अपने पोतों का हाथ पकड़े आ पहुँचे। चलते वक्त बीबी कहती, खाना ना खाना, सुना? तो फिर फीस कैसे वसूल करूं? देखो जी, लाला और चुन्नी को भेज देना। हाय राम, तुम्हें तो लाज भी नहीं आती, चाची बड़बड़ाती। मज़ा तो तब आता जब कभी अम्मा की तबीयत खराब हो जाती। अम्मा कांप जाती, ना भाई मैं उस मसखरे से इलाज नहीं कराऊंगी। मगर फिर घर के डॉक्टर को छोड़कर कौन शहर से बुलाने जाता। अतः सुनते ही डॉक्टर साहब दौड़े आते। अकेली अकेली पुलाव जर्दा उड़ाओगी तो आप बीमार पड़ोगी, वे जलाते। जैसे तुम खाऊ हो वैसे ही औरों को समझते हो, अम्मा पर्दे के पीछे से भिन्नाती। अरे यह बीमारी का तो बहाना है भाई, तुम वैसे ही कहलवा दिया करो, मैं आ जाया करूँगा। यह ढोंग काहे को रचाती हो? वे आंखों में शरारत जमा करके मुस्कुराते और अम्मा जलकर हाथ खींच लेती और सलवातें सुनाती। अब्बा मुस्कुराकर रह जाते। एक मरीज को देखने आते तो सारे घर के मरीज उठ खड़े होते। कोई अपना पेट लिए चिल्ला रहा होता तो किसी की फुंसी छिल गई, किसी का कान पक रहा है तो किसी की नाक सूजी हुई है। क्या मुसीबत है डिप्टी साहब, एक आध को जहर दे दूंगा। मुझे सलोतरी समझ रखा है कि दुनिया भर के जानवर टूट पड़े। वे देखते जाते और बड़बड़ाते, और जहाँ कोई नए बच्चे के आगमन की सूचना मिलती वे संपूर्ण उत्पादन के सामान को गालियाँ देने लगते। मुफ्त का डॉक्टर है, पैदा किए जाओ कमबख्त के सीने पर कोदू दलने के लिए।
मगर जैसे ही दर्द शुरू होता तो अपने बरामदे से हमारे बरामदे के चक्कर काटने लगते। चीख चिंगाड़ से सबको बौखला देते। मोहल्ले टोलियों वालों का आना मुश्किल। बनने वाले बाप के आते जाते तड़ातड़ चपते और मूर्खतापूर्ण साहस पर फटकार। पर ज्यों ही बच्चे की पहली आवाज़ उनके कानों में पहुंचती, वे बरामदे से दरवाजे पर और दरवाजे से कमरे में आ जाते और उनके साथ ही अब्बा भी बावले होकर आ जाते। औरतें कोसती पीटती पर्दे में हो जाती। जच्चे को देखकर वे उसकी पीठ ठोकते, वाह मेरी शेरनी, और बच्चे की नाल काटकर नहलाना शुरू कर देते। वालिद साहब घबराकर फूहड़ नर्स का कार्य निभाते। फिर अम्मा चिल्लाना शुरू कर देती, लो गजब खुदा का, ये मर्दुए हैं कि जच्चा खाना में पिले पड़ते हैं। और मामले की नज़ाकत को महसूस करके दोनों डांट खाए हुए बच्चों की तरह बाहर भागते। और फिर जब अब्बा पर फालिज का हमला हुआ तो रूपचंद जी अस्पताल से अवकाश पा चुके थे और उनकी सारी प्रैक्टिस उनके और हमारे घर तक सीमित होकर रह गई थी। इलाज तो और डॉक्टर भी कर रहे थे, मगर नर्स के और अम्मा के साथ डॉक्टर साहब ही जागते। और जिस वक्त से वे अब्बा को दफना कर आए, ख़ानदानी मोहब्बत के अतिरिक्त उन्हें जिम्मेदारी का भी एहसास हो गया था। बच्चों की फ़ीस माफ़ कराने स्कूल दौड़े जाते। लड़कियों बालियों के जहेज के लिए ज्ञानचंद की वाक्य शक्ति बंद रखते। घर का कोई खास काम बगैर डॉक्टर साहब की राय के ना होता। पश्चिमी दरवाजे को तुड़वाकर जब 2 कमरे बढ़ाने का सवाल उठा तो डॉक्टर साहब की राय से दबा दिया गया। इससे तो ऊपर 2 कमरे बढ़वा लो, उन्होंने राय दी और उस पर अमल हुआ। फज्जन एफए में सांस लेने को तैयार न था। डॉक्टर साहब जूता लेकर पिल पड़े। मामला तय हो गया। फरीदा मियाँ से लड़कर घर आन बैठी। डॉक्टर साहब के पास उसका मियाँ पहुँचा और दूसरे दिन उसकी मझली बहू शीला जब ब्याह कर आई तो दाई का झगड़ा भी समाप्त हो गया। बेचारी अस्पताल से भागी आती, फीस तो दूर की चीज़ है, ऊपर से छठे दिन कुर्ता टोपी लेकर आती। पर आज जब छब्बा लड़कर आए तो उनकी ऐसी आवभगत हुई जैसे सेनानी मैदान मार कर आया है। सबने उसका विस्तार पूछा और बहुत सी जबानों के आगे सिर्फ अम्मा की जबान चुप रही। आज नहीं, 15 अगस्त से, जब डॉक्टर साहब के घर पर तिरंगा और अपने घर पर लीग का झंडा लगा था, उसी दिन से उनकी जबान को चुप लग गई थी। इन 2 झंडों के बीच मीलों लंबी चौड़ी खाड़ी बाधक थी, जिसकी भयानक गहराई को वो अपनी गमगीन आंखों से देख देख कर लर्जा करती। फिर शरणार्थियों का गलबा हुआ। बड़ी बहू के मायके वाले महावलपुर से माल लुटाकर और मुश्किल से जान बचाकर जब आए तो खाड़ी का मुख और चौड़ा हो गया। फिर रावलपिंडी से निर्मला के ससुराल वाले अधमरी हालत में आए तो इस खाड़ी में अजगर फुंकार मारने लगे। जब छोटी भाभी ने अपने बच्चे का पेट दिखाने को भेजा तो शीला भाभी ने जल्दी से नौकर को भगा दिया और किसी ने भी इस मामले पर वाद विवाद नहीं किया। सारे घर की बीमारी एकदम रुक गई। बड़ी भाभी तो अपने हिस्टीरिया के दौरे भूलकर झटपट सामान बांधने लगी। मेरे ट्रंक को हाथ ना लगाना। अम्मा की जबान आखिर को खुली और सब हक्का बक्का रह गए। क्या आप नहीं जाएंगी? बड़े भैया कटुता से बोले। नौज, मैं सिंधु में मरने जाऊं? अल्लाह, मारियां बर के पाजामे फड़काती फिरे हैं तो मझले के पास ढाका चली जाएं। ए वे, ढाका काहे को जाएंगी? कहेंगी मुंडी काटे, बंगाली तो चावल हाथों से लसेड़ लसेड़ कर खावे हैं। मझली की सास ममानी भी ने कटाक्ष किया। तो रावलपिंडी चलो, फरीदा के यहाँ, खाला बोली। तौबा, मेरी अल्लाह पाक पंजाबियों के हाथों किसी की मिट्टी पलीद न करावें। मिट गए दो जखियों की जबान तो बोले हैं। आज तो मेरी मितभाषी अम्मा फटाफट बोली, ए बुआ, तुम्हारी तो वही कहावत हो गई कि नीचे की ऊंचे चल लिए कि पेड़ तले बैठी, तेरा घर न जानूं। ए भी, ये कटु गुलहरी की तरह नखरे की बादशाह ने बुलाया है। लो भाई, झमझम करता हाथी भेजा कि चकचक? यह तो काला घोड़ा भेजा। चकचक, यह तो लाते झाड़े की। यद्यपि वातावरण खराब था, फिर भी कहकहा पड़ गया। मेरी अम्मा का मुंह फूल गया। क्या बच्चों की सी बातें हो रही हैं? नेशनल गार्ड के बड़े सरदार बोले, जिनका सिर न पैर। क्या इरादा है? यहाँ रहकर कट मरें? तुम लोग जाओ,
अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा आखिरी वक्त है। तो आखिरी वक्त में काफिरों से गत बनवाओगी? खाला भी पोटलियाँ गिनती जाती और पोटलियों में सोने चांदी के जेवर से लेकर हड्डियों का मंजन, सूखी मेथी और मुल्तानी मिट्टी तक थी। इन चीज़ों को वो ऐसे कलेजे से लगाकर ले जा रहे थे जैसे पाकिस्तान का स्टर्लिंग बैलेंस कम हो जाएगा। 3 बार बड़े भाई ने जलकर उनकी पुरानी रोहड़ की पोटलियाँ फेंकी, पर वे ऐसे चिगाड़ी जैसे यह दौलत न गई तो पाकिस्तान गरीब रह जाएगा और मजबूरन बच्चों की मूत में डूबी हुई गदेलों की रुई के पुलिंदे बांधने पड़े। बर्तन बोरियों में भरे गए, पलंगों के पाए पट्टियाँ खोलकर झलंगों में बांधे गए और देखते ही देखते जमा जमाया घर टेढ़ी मेढ़ी गठरियों और बुगचों में तब्दील हो गया। अब तो सामान के पैर लग गए हैं और कुलांचे भरता फिरता है। जरा सुस्ताने को बैठा और फिर उठकर नाचने लगेगा। पर अम्मा का ट्रंक ज्यों का त्यों रखा रहा। आपका इरादा यहाँ मरने का है तो कौन रोक सकता है, भाई साहब ने आखिर में कहा। और मेरी मासूम सूरत की भोली सी अम्मा भटकती सी आंखों से गंदले आसमान को तकती रहीं, जैसे वे खुद अपने आप से पूछती हैं, कौन मार डालेगा और कब? अम्मा तो सठिया गई हैं, इस उम्र में अक्ल ठिकाने नहीं। मझले भाई कान में फुसफुसाए, क्या मालूम उन्हें कि काफिरों ने मासूमों पर तो और जुल्म ढाए हैं। अपना वतन होगा तो जान माल का तो इत्मीनान रहेगा। अगर मेरी मितभाषी अम्मा की जबान तेज होती तो वे ज़रूर कहती, अपना वतन है किस चिड़िया का नाम? लोगों बताओ तो वह है कहाँ? अपना वतन जिस मिट्टी में जन्म लिया, जिसमें लोट पोट कर बढ़े पले, वही अपना वतन न हुआ तो फिर जहाँ 4 दिन को जाकर बस जाओ वह कैसे अपना वतन हो जाएगा? और फिर कौन जाने वहाँ से भी कोई निकाल दे। काहे जाओ नया वतन बसाने। अब यहाँ प्रभाती का दिया बनी बैठी हूँ। एक नन्हा सा झोंका आया और वतन का झगड़ा समाप्त। और यह वतन उजड़ जाने और बसाने का खेल कुछ दिलचस्प भी तो नहीं। एक दिन था मुगल अपना वतन छोड़कर नया वतन बसाने आए थे, आज फिर चलो वतन बसाने। वतन न हुआ पैर की जूती हो गई, जरा तंग पड़ी उतार फेंकी, दूसरी पहन ली। मगर वे खामोश रहीं और उनका चेहरा पहले से ज़्यादा थका हुआ मालूम होने लगा, जैसे सदियों से वतन की खोज में खाक छानने के बाद थक कर बैठी हूँ और इस तलाश में खुद को भी खो चुकी हूँ। सिर आए पैर गए, मगर अम्मा अपनी जगह पर ऐसी जमी रहीं जैसे बड़ के पेड़ की जड़ आंधी तूफान में खड़ी रहती है। पर जब बेटे बेटियां, बहुएं दामाद, पोते पोतियां, निवासे निवासियां, पूरे का पूरा काफिला बड़े फाटक से निकलकर पुलिस की निगरानी में लारियों में सवार होने लगा तो उनके कलेजे के टुकड़े उड़ने लगे। बेचैन नज़रों से उन्होंने खाड़ी के उस पार बेकसी से देखा। सड़क बीच का घर इतनी दूर लगा जैसे दूर क्षितिज पार कोई हैरान बादल का टुकड़ा। रूपचंद जी का बरामदा सुनसान पड़ा था। 2-1 बार बच्चे बाहर निकले, मगर हाथ पकड़कर वापस घसीट लिए गए। पर अम्मा की आंसू भरी आंखों ने उनकी आंखों को देख लिया, जो दरवाज़ों की झिरियों और चिकों के पीछे गीली हो रही थीं। जब लारियां धूल उड़ाकर काफिले को ले सिधारी तो एक बाईं ओर की मुर्दी हिस्स ने सांस ली। दरवाज़ा खुला और बोझल कदमों से रूपचंद जी चोरों की तरह सामने के खाली ढंढार घर को ताकने निकले और थोड़ी देर तक गुबार के बगुले में बिछड़ी हुई सूरत को ढूंढते रहे। और फिर असफल निगाहें अपराधियों के अंदाज में उजड़े नगर में भटकती हुई वापस जमीन में धंस गईं। जब सारी जिंदगी की पूंजी खुदा की दया दृष्टि के हवाले करके अम्मा उजाड़ सहन में आकर खड़ी हुई तो उनका बूढ़ा दिल नन्हे बच्चे की तरह सहम कर कुम्हला गया था, जैसे चारों तरफ से भूत आकर उन्हें दबोच लेंगे। चकरा कर उन्होंने खंबे का सहारा लिया। सामने नजर पड़ी तो कलेजा मुंह को आया। यही तो वह कमरा था जिसे वे दूल्हा की प्यार भरी गोद में लांघ कर आई थी। यही तो अल्पायु भयभीत आंखों वाली भोली सी दुल्हन के चांद से चेहरे पर से घूंघट उठा जिंदगी भर की गुलामी लिख दी गई थी। वहाँ सामने बाजू के कमरे में पहलौठी की बेटी पैदा हुई थी और बड़ी बेटी की याद एकदम हुक बनकर कलेजे में कूद गई। वह कोने में उसका नाल गड़ा था। एक नहीं 10 नाल गड़े थे और 10 आत्माओं ने यहीं पहली सांस ली थी। 10 गोश्त पोश्त की मूर्तियों ने, 10 इंसानों ने इसी पवित्र कमरे में जन्म लिया था। इसी पुण्य कोख से जिसे छोड़कर आज वे चले गए थे, जैसे वह पुरानी कुचली थी जिसे कांटों में उलझाकर वे सब सटासट निकले चले गए।
शांति और सुख की तलाश में, रुपया के 4 सेर गेहूं के पीछे, और वह नन्ही नन्ही हस्तियों की प्यारी प्यारी आगू आगू से कमरा अब तक गूंज रहा था। लपक कर वे कमरे में गोद फैलाकर दौड़ पड़ी। फिर उनकी गोद खाली थी। वह गोद जिसे सुहागने पवित्रता से छूकर हाथ कोख को लगाती थी, आज खाली थी। कमरा पड़ा भाएं भाएं कर रहा था। भयभीत होकर वे लौट पड़ी, मगर छूटी हुई कल्पना के कदम न लौटा सकी। वे दूसरे कमरे में लड़खड़ा गईं। यही तो जिंदगी के साथी ने 50 बरस के निबाह के बाद मुंह मोड़ा था। यही दरवाजे के सामने कफन में लिपटी लाश रखी थी। सारा कुनबा घेरे खड़ा था। खुश नसीब थे वे जो प्यारों की गोद में सिधारे पर जिंदगी के साथी को छोड़ गए, जो आज बेकफन लाश की तरह लावारिश पड़ी रह गई। पैरों ने जवाब दे दिया और वहीं बैठ गईं जहां लाश के सिरहाने 10 बरस इन कपकपाते हाथों ने चिराग जलाया था, पर आज चिराग में तेल न था और बत्ती खत्म हो चुकी थी। और सामने रूपचंद अपने बरामदे में जोर जोर से टहल रहे थे, गालियां दे रहे थे अपने बीबी बच्चों को, नौकरों को, सरकार को, और सामने फैली बेजुबान सड़क को, ईंट पत्थर को और चाकू छुरी को। यहाँ तक कि पूरा विश्व उनकी गालियों की बमबारी के आगे सहमा दुबका बैठा था, और ख़ास तौर पर उस खाली घर को जो सड़क के उस पार खड़ा उनको मुंह चिढ़ा रहा था, जैसे खुद उन्होंने अपने हाथों से उसकी ईंट से ईंट टकरा दी हो। वे कोई चीज़ अपने दिमाग से झटक देना चाहते थे, सारी शक्तियों की मदद से नोचकर फेंक देना चाहते थे, मगर असफलता से झुंझला उठते थे। शत्रुता की जड़ों की तरह जो चीज़ उनके अस्तित्व में जम चुकी थी, वे उसे पूरी ताकत से खींच रहे थे, मगर साथ साथ जैसे उनका मांस खींचा चला जाता हो। वे कराह कर छोड़ देते थे। फिर एकदम उनकी गालियां बंद हो गईं, टहलना थम गया और वे मोटर में बैठकर चल दिए। रात को जब गली के नुक्कड़ पर सन्नाटा छा गया तो पिछले दरवाजे से रूपचंद की पत्नी 2 परोसी हुई थालियां नीचे ऊपर रखे चोरों की तरह दाखिल हुईं। दोनों बूढ़ी औरतें खामोश एक दूसरे के सामने बैठ गईं, जबानें बंद रहीं, आंखें सब कुछ सुन रही थीं। दोनों थालियों का खाना ज्यों का त्यों रखा था। औरतें जब किसी की बुराई करती हैं तो उनकी जबान कैंची की तरह चल निकलती है, पर जहाँ भावनाओं ने हमला किया वहाँ मुंह में ताले पड़ गए। रात भर न जाने कितनी देर परेशानियां अकेला पाकर आक्रमण करती रहीं। न जाने रास्ते हैं में तो सब न खत्म हो जाएंगे। आजकल तो इक्का दुक्का नहीं, पूरी पूरी रेलें कट रही हैं। 50 बरस खून से सींचकर खेती तैयार की और आज वे देश निकाला लेकर नई जमीन की तलाश में गिरती पड़ती चल पड़ी थी। कौन जाने नई जमीन इन पौधों को रास आए ना आए, कुम्हला तो न जाएंगे ये परदेसी पौधे। छोटी बहू का अल्लाह रखे अनगिना महीना है, न जाने किस जंगल में जच्चा खाना बने। घर बार नौकरी व्यापार सब कुछ छोड़कर चल पड़े नए वतन में। चील कौवों ने कुछ छोड़ा भी होगा या मुंह ताकते ही लौट आएंगे, और जो लौट कर आएंगे तो फिर से जड़े पकड़ने का अवसर मिलेगा या नहीं। कौन जाने ये बूढ़ा कटा हुआ पेड़ बाहर के लौट आने पर जिंदा भी रहेगा कि नहीं। घंटों सरन बदलियों की तरह पारवों से लिपट कर न जाने क्या क्या बकती रहीं, फिर ढेर होकर पड़ गईं। नींद कहाँ। सारी रात बूढ़ा शरीर, जवान बेटियों की कटी फटी लाशें, नवयुवा बहुओं के नंगे जुलूस और पोतों नवासों के चिथड़े उड़ते देखकर थर्राता रहा। न जाने कब अचेतन ने हमला कर दिया कि एकदम ऐसा मालूम हुआ दरवाजे पर दुनिया भर का गदर ढह पड़ा है। जान प्यारी न सही, पर बिना तेल का दिया भी बुझते वक्त कांप तो उठता ही है। और सीधी सीधी मौत ही क्या कम बेरहम होती है, जो ऊपर से वह इंसान का भूत बनकर सामने आए। सुना है बुढ़ियों तक को बाल पकड़कर सड़क पर घसीटते हैं, यहाँ तक कि खाल चिलकर हड्डियाँ झलक आती हैं, और फिर वही दुनिया के कष्ट आ जाते हैं जिनके ख्याल से दोजक के फरिश्ते भी जर्द पड़ जाएं। दस्तक की घन गरज बढ़ती जा रही थी। यमदूत को जल्दी पड़ी थी ना, और फिर आपसे आप सारी चिटखनियाँ खुल गईं। बत्तियाँ जल उठी, जैसे दूर कुएं की तह में से किसी की आवाज़ आई। शायद बड़ा लड़का पुकार रहा था। नहीं, यह तो छोटे और मझले की आवाज़ थी, दूसरी दुनिया के लुप्त से कोने से। तो मिल गया सबको वतन इतनी जल्दी। मझला, उसके पीछे छोटा, साफ तो खड़े थे, गोदों में बच्चों को उठाए बहुएं। फिर एकदम सारा घर जी उठा।
सारी आत्माएं जाग उठी और दुखियारी माँ के इर्द गिर्द जमा हो गई। छोटे बड़े हाथ प्यार से छूने लगे। एकदम से खुश्क होंठ में नन्ही नन्ही कोपलें फूट निकली। खुशी की अधिकता से सारे हवास तितर बितर होकर अंधेरे में भंवर डालते डूब गए। जब आंख खुली तो नब्ज पर जानी पहचानी अंगुली रेंग रही थी। अरे भाभी, मुझे वैसे ही बुला लिया करो, यह ढोंग काहे को रचती हो? रूपचंद जी पर्दे के पीछे से कह रहे थे। और भाभी, आज तो फीस दिलवा दो। देखो, तुम्हारे नालायक लड़कों को लोनी जंक्शन से पकड़ कर लाया हूँ। भागे जाते थे बदमाश कहीं के। पुलिस सुपरिटेंडेंट का भी विश्वास नहीं करते थे। फिर बूढ़े होंठ में कोपलें फूट निकली। वे उठकर बैठ गईं। थोड़ी देर खामोश ही रहीं। फिर दो गरम गरम मोती लुढ़क कर रूपचंद जी के झुर्रियोंदार हाथ पर गिर पड़े। तो ये थी कहानी।